बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हम लोगों ने टू कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कशन की थी, और बल्कि मैंने तो आपको तीनों कैश बुक के कॉलम के बारे में बता दिया था। सिंगल सिंगल कॉलम कैश बुक में अ, आपके पास या तो कैश रिलेटेड एंट्रीज होंगी या तो बैंक रिलेटेड एंट्रीज होंगी। ठीक है। अगर सिर्फ कैश की है तो कैश बुक का सिंगल अकाउंट बनेगा, सिर्फ बैंक की एंट्रीज हैं तो सिर्फ बैंक कैश बुक बनेगा, लेकिन बैंक का कॉलम एक। ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन चल रही हैं जो मिक्सचर ऑफ कैश भी है और बैंक भी है, ठीक है, तो जो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा लाइक 10,000, और जिस तरह कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा कैश कॉलम में आ जाएगा लाइक 10,000। हमने यहाँ पे लिखा सही, 1000 लिखा है यहाँ पे। सेम हेयर इज द केस, अगर कोई क्रेडिट हो रहा है बैंक से तो बैंक कम हो जाएगा, और कैश कम होगा तो कैश वाले कॉलम से क्रेडिट कर देंगे। और अगर हमने पढ़ा कि अगर हमारे क्वेश्चन में कैश भी है बैंक की भी है, तो आज कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव भी आ गया, तो हमने कहा ये जो है एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, तीसरा कॉलम। डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो इन केस ऑफ डेटर होगा, ठीक है, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वह इन केस ऑफ क्रेडिटर परचेज होगा। जब हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव मिलेगा, और जब हम कुछ चीज़ें सेल करेंगे डेटर को और क्रेडिट सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। ठीक है। डेटर से जल्दी अर्ली पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, हम उसको कहेंगे कि अगर आप हमें 5 डेज में या 10 डेज में पेमेंट कर देते हैं तो आई विल अलाउ यू टू 10%, 5% मोर डिस्काउंट। ठीक है, ताकि अर्ली पेमेंट हमें मिल जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। तो हमने ये कल तक की डिस्कशन की थी यहाँ तक। आज इससे ऑनवर्ड देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तो डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि जो कैश बुक की सारी कहानी है ना, ठीक है, तो सिंस द कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट रिप्रेजेंट लेजर अकाउंट फॉर बोथ कैश एंड बैंक, इट इज हाउएवर आल्सो अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री हमारी कहलाती है। ठीक है जी। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का यूज हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमारे पास कौन कौन सी बुक्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नॉर्मली हम क्या करते हैं, 6 तरह की बुक्स ओपन करते हैं। तो 6 बुक्स होती है नॉर्मली हमारे पास। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में 6 बुक्स होती हैं, उनके नाम लिख देता हूँ, अभी उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, वो जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इनको मेन बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ये हमारी नॉर्मली हमारे पास 6 तरह की होती है। नंबर 1, परचेज, इनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं और डे बुक भी कहते हैं। इनको डे बुक्स भी कहते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है परचेज रिटर्न डे बुक। सबसे पहले लिख लेते हैं परचेज डे बुक। परचेज डे बुक हमारे पास उसको परचेज जर्नल भी हम कहते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आ जाएगा परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज, द सेकंड वन इज परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न डे बुक आ गई। थर्ड वन हमारे पास आ गई सेल डे बुक, सेल डे बुक। और फोर्थ वन इसका रिटर्न आ गया, सेल रिटर्न डे बुक। फिफ्थ वन पर हमारे पास कैश बुक आ गई, जो कि हमने ये वाली बनाई है कैश बुक। कैश डे बुक। और सिक्स वन हमारे पास जनरल जर्नल आ गए, जनरल जर्नल आ गए। ठीक।
तो परचेज डे बुक में परचेज रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, परचेज रिटर्न में सिर्फ परचेज रिटर्न, सेल डे बुक में सेल रिकॉर्डेड, और सेल रिटर्न में सेल रिटर्न, कैश में कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स आ जाएंगी। और जनरल में वो एंट्रीज आएंगी जो ऊपर 500 में नहीं आएंगी, वो जनरल में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट और डे बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आगे हमारे पास एक कंसेप्ट है काउंटर एसेट। काउंटर एंट्रीज है क्या? अच्छा जी, काउंटर एंट्री हम कब यूज करते हैं? काउंटर एंट्री में नॉर्मली दो एंट्रीज आएंगी, ठीक है। सम टाइम सरप्लस कैश इज पेड इनटू द बैंक और मनी मे बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक टू प्लेस इन द कैश। सच ट्रांजैक्शन आर नोन एज काउंटर एंट्रीज। कहता है काउंटर एंट्री की कब जरूरत पड़ती है? कहता है सम टाइम ना हमारे पास सरप्लस कैश होता है और वो हम बैंक में जमा करवा देते हैं, ठीक। और सर सम टाइम हमें ना बैंक से पैसे चाहिए होते हैं, कैश चाहिए होता है, तो हम बैंक से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो कहता है इन एंट्रीज को काउंटर एंट्रीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक का दूसरा नाम क्या है? सरप्लस कैश पेड इनटू द बैंक। इसका मतलब है ये कैश डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैश आ गया, ज्यादा मेरे पास कैश आ गया, तो मैंने कहा यार घर में हो सकता है चोरी वगैरह हो जाए, सिक्योर नहीं है, जरा बैंक में रख देते हैं। जब मैं इस कैश को, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 आ गया डॉलर, मान लें एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख कर सकते हैं इसको। अब मुझे ये बैंक में जमा करवाने हैं, जब मैं ये बैंक में सबमिट करवाऊंगा तो मेरा बैंक ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक विल डेबिट बाय 1000, और क्योंकि कैश अब बैंक में चले गया तो कैश क्रेडिट कर दूंगा 1000 से। इस एंट्रीज को काउंटर एंट्री कहते हैं। और सम विद द केस, जब मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करूंगा तो बैंक कम हो जाएगा, कैश ज्यादा हो जाएगा, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक से पैसे चले गए तो बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। सो इस तरह की एंट्रीज को काउंटर एंट्रीज कहते हैं। एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज यू कैन आस्क। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने सारा सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है। एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, एंटर दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ममता। ममता की बुक्स में क्या करना है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट शुड बी शोन इन टू कॉलम कैश बुक। तो कौन सा कैश के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? 2 कॉलम कैश बुक का मेथड यूज करना है। द लेजर शुड बी डिवाइडेड इनटू सेल लेजर, परचेज लेजर एंड नॉमिनल लेजर। कहता है जो लेजर बनाओगे वो 3 तरह के लेजर बना लेना। एक सेल का, यानी कि यहाँ पे डेटर का लेजर बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल का लेजर बनेगा, डेटर मीन ट्रेड रिसीवेबल। और यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, परचेज का मतलब क्रेडिटर, द अदर नेम ऑफ क्रेडिटर इज ट्रेड पेएबल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बना लेना। ठीक है, तो देखें ममता ने सेल लेजर बना लिया एक, ये सेल लेजर बन गया। तो यहाँ पे सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गई, फिर परचेज लेजर आ गया, और जो सेल और परचेज में नहीं आएगा वो नॉमिनल लेजर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सारे के सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन कर लेना है। जिस तरह से मैंने आपको टी अकाउंट्स ओपन करवाने सिखाए थे, ये वैसे इन्होंने टी अकाउंट्स ओपन किए हैं सारे के सारे, जितनी भी ट्रांजैक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कैश का बनेगा, अब कैश का मेन बनेगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन कैश में थी या बैंक की शक्ल में थी। अब देखें जो बैंक से पेमेंट हुई है वो 650 है, 150 पेमेंट है, 9500 पेमेंट हुई, फिर ये पेमेंट हुई, फिर ये पेमेंट हुई। ठीक है, और कैश में जो पेमेंट हुई है वो सिर्फ 90,000 हुई है। और बैंक में जो डिपॉजिट हुआ, बैंक में जो पैसे रिसीव किए हैं, 20,000 बैंक में किए और 150 हमने कैश में रिसीव किया। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास कैश अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फिर अपने टेस्ट योरसेल्फ में अपनी एक्टिविटी को जज करना है, कैन यू डू दिस और नॉट। नंबर वन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ काउंटर एंट्री इन अ कैश बुक। कहता है कैश बुक में काउंटर एंट्री का क्या मतलब है। तो आपने कैश एंट्री में जब काउंटर एंट्री के बारे में डिस्कशन करनी है, यू हैव टू डिस्क्राइब टू वे। नंबर वन, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। ये दोनों बातें करनी है आपने कि अगर बैंक में डिपॉजिट कैश इन अ बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम अ बैंक, तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। गिव टू एग्जांपल ऑफ काउंटर एंट्री इन अ कैश बुक। कैश बुक में दो एंट्रीज आपने क्या करनी है, सेल्फ मेड बना के एंट्रीज कर सकते हैं। और अगर एग्जामिनर ने रिटर्न पेपर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैश का 2 कॉलम बनाकर भी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम? Okay, no problem. Okay, then we move ahead. Okay, so the next concept related to this chapter, that is the bank overdraft. So what is the bank overdraft? Bank overdraft का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट असल में एक ये कह लें कि एक बैंक की फैसिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक बैंक की फैसिलिटी होती है जो कि बैंक जो है वो अपने अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी ये है, बैंक कहता है कि कस्टमर अगर ना, क्योंकि आप बिजनेस करते हो और आपको रोज पैसों की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, हो सकता है किसी दिन आपके बैंक में अकाउंट में पैसे ना हो तो आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे और आपके बिजनेस में रुकावट आएगी। टू रिमूव दैट हिंड्रेंस, बैंक कहता है हमारी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर लें, फैसिलिटी गेट कर लें। वो फैसिलिटी हमारी ओवरड्राफ्ट की है। जब आपका बैंक अकाउंट एम्प्टी हो जाएगा, मान लें कि ये आपका बैंक अकाउंट है, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है, और ये हमारा बैंक है। तो जब आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी आप पर्टिकुलर लिमिट हमसे डिसाइड करेंगे, हम उतने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। मान लें हमने कहा था बैंक जब भी हमारा अकाउंट एम्प्टी हो जाए तो फौरन से आपने $1000 मेरे बैंक अकाउंट में फौरन डिपॉजिट कर देना। तो बैंक क्या करेगा, फौरन से डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो $1000 मैं इस्तेमाल करूंगा, अब जो मैं बिजनेस का इस्तेमाल करूंगा, क्या ये $1000 मेरा होगा? बिल्कुल नहीं मेरा होगा। ये तो मैं बैंक से एक लोन ले रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, 1000 प्रोवाइड कर देगा और बिजनेस क्या करेगा, इस 1000 को यूज करेगा फॉर बिजनेस एक्टिविटी। ये जो है 1000 का यूज करना, और बैंक क्या करेगा, इसे इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक विल चार्ज बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि आपने हमारे $1000 यूज किए, ठीक है। तो ये जो $1000 मैंने बैंक से उधार लिया, दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं। इसमें कोई परेशानी? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो। ओके, अच्छा यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट बताता चलूँ, वो आगे चल के हमें ना बीआरएस के टॉपिक में हेल्प होगी, इस वाले कॉन्सेप्ट से जो मैं भी आपको लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। ओवरड्राफ्ट नॉर्मली, अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास बैंक है, बैंक की नेचर एसेट की लाइबिलिटी की है? व्हाट्स द नेचर ऑफ बैंक? बैंक की नेचर हमें पता है एसेट की होती है। बैंक की नेचर क्या, हमें एसेट की नेचर होती है। अगर बैंक मेरा एसेट है, अगर बैंक मेरा एसेट है, तो बताएं बैंक का बैलेंस कौन सा होगा? वो भी एसेट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, मान लें कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट में नॉर्मली याद रखिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट, बैंक एक एसेट नेचर है, बैंक एक एसेट होता है।
और एसेट का बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट का जो बीडी बैलेंस होगा, याद रखिएगा, वो बीडी बैलेंस किस साइड पर आ रहा होगा, वो हमेशा बीडी बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा होगा, क्रेडिट साइड पर नहीं आता, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, बैंक में जितनी भी पेमेंट थी वो सारी की सारी पेमेंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी अमाउंट हमने रिसीव की हैं, जितनी भी हमारी रिसीट्स होती हैं, वो हम बैंक के डेबिट साइड के ऊपर, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझा देता हूँ मिसाल के तौर पर। हमने बैंक से हमने बैंक में क्या की, एक पेमेंट रिसीव की, मान लें $1000 की, और ये कैसे रिसीव की, हमने कहा कि हमने सेल किया, सेल करके 1000 हमने डॉलर रिसीव किया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, $200 और हमने रिसीव किए बैंक में, और ये हमने क्या क्यों रिसीव किए, हमने कहा फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम आ गई हमारी, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम आई, तो ये इंटरेस्ट इनकम हमने क्या कर दी, $2000 2000 क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमने एक पेमेंट की थी, पेमेंट हमने ये कर दी कि हमने एक व्हीकल खरीदी, या हमने कोई मशीन खरीद, प्लांट खरीद, मशीन कर लेते हैं, हमने एक मशीन खरीदी $2000 की। ठीक है, बस बस इतनी हमने मशीन खरीदी। और उसके बाद अगर मैं अपने अकाउंट को क्लोज करूं, अगर मैं अपने अकाउंट को क्लोज करूं, तो अब देखें क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने अकाउंट को क्लोज करता हूं, तो फॉर एग्जांपल जब भी अकाउंट को क्लोज करना है, तो आपने सेकंड वाले को डबल लाइन लगा देना है। डबल लाइन का मतलब होता है कि वी आर क्लोजिंग दी अकाउंट, हम अकाउंट को क्लोज करें। तो ये एक ये कह लें कि प्रेजेंटेशन का एक पैटर्न होता है अकाउंटिंग में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस आया 1000 और 200, इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में कितने इस वक्त पैसे मौजूद है, $1200 वी हैव इन अवर बैंक अकाउंट। लेकिन चेक करें, मैंने पेमेंट ज़्यादा कर दी, मैंने तो पेमेंट तो 2000 की कर दी, हालांकि $2000 तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, तो देखें, अगर ग्रेटर अमाउंट 2000 है, तो यहाँ पे भी 2000 आएगा और यहाँ पे भी 2000 आएगा, क्योंकि बैंक की नेचर एसिड होती है, तो बैंक का सीडी बैलेंस इस तरफ आना चाहिए, वैसे नॉर्मली इस तरफ आना चाहिए। लेकिन चेक करें, हमारा सीडी बैलेंस इस तरफ डेबिट साइड पर नहीं आ रहा, ये सीडी बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आना चाहिए, पर देखें नहीं आ रहा। ये 1200 2000 है, तो दिस साइड इज हैवियर, इसका मतलब क्रेडिट साइड हैवियर है। अगर क्रेडिट साइड हैवियर है, तो मेरा जो सीडी बैलेंस होगा, वो जो 800 होगा, वो 800 यहाँ पे लिखूंगा, ये सीडी बैलेंस है। अब ये जो सीडी बैलेंस है, अब ये डेबिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का, तो ये देखिए अपोजिट साइड पे हमेशा बैलेंसेस लिखे जाते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट। अच्छा जी, तो चेक करें कि ये हमारे पास जो बैलेंस आया, ये क्रेडिट साइड पर आ गया, हालांकि एसेट का बैलेंस तो डेबिट साइड पर आना चाहिए था। अच्छा, अगर अब ये क्रेडिट साइड पर आ गया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट डिस्क्राइबिंग सम स्टोरी, द स्टोरीज रिलेट्स टू द बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये जो हमारा सीडी बैलेंस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, जो जब अकाउंट क्लोज करते हैं, ये जो सीडी बैलेंस होगा, जब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट ईयर होगा, यही सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बीडी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब चेक करें, ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 800 आ गया। और जबकि देखिए, शुरू में मैंने बात की थी, बैंक एसेट होता है और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है हमेशा डेबिट साइड पे बैलेंस आता है। तो बैलेंस बीडी देखिए हमेशा डेबिट साइड पर रहता है। इसका मतलब ये है, अगर हमारा बीडी डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पर आएगा, तो व्हाट्स इट्स इंडिकेट देयर यू आर यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब अब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करें, तो ये जो 800 है, इसका मतलब दिस इज द बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है।
Got my point? Yes, student. Have you got this point? Okay, 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 okay. Here is the example. Uh, the example relates to, सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पर आएगा, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि बैंक ओवरड्राफ्ट फिर हमारा क्या है, लोन है। दिस इज अवर लोन। हमने बैंक से एक तरह का लोन लिया है और ये हमारी लाइबिलिटी है, और आपको पता है लाइबिलिटी के तो बैलेंस तो क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी इसके पीछे। दिस इज होल अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा जी। एक बात याद रखिएगा, जी मैं आपको बता दूं, जरा चले बता ही देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। ये बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये मेरे पास कैश अकाउंट आ गया, ठीक है। हेयर इज माई कैश बुक। कैश बुक आ गया। ये मेरे पास कैश अकाउंट है। याद रखिएगा, ये बात कभी नहीं भूलनी। हेयर इज अवर डेबिट साइड, इट्स क्रेडिट साइड। याद रखिएगा, कैश अकाउंट का हमेशा बीडी बैलेंस डेबिट साइड। ऐसा नहीं हो सकता कि कैश अकाउंट बीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पर आए, ये नहीं। ठीक है, इट्स नेवर हैपन। क्लियर? हाँ, ये हो सकता है, बैंक अकाउंट ऐसा कर सकता है, बैंक अकाउंट को इजाजत है। अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं तो बैंक अकाउंट का बीडी बैलेंस इधर आएगा, तो ये कहेंगे नॉर्मल बैलेंस है। ये नॉर्मल बैलेंस है। नॉर्मल बैलेंस का मतलब नॉर्मली बीडी बैलेंस इधर ही आता है, और बैंक बीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस साइड पे है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, फिर ड्राफ्ट बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बैंक के केस में बीडी डेबिट साइड तो होता ही होता है, क्रेडिट साइड होता है, लेकिन कैश अकाउंट में BD इधर नहीं हो सकता, बीडी हमेशा डेबिट साइड पे रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जनाब। आ, ये से बैलेंसेस किया है। जब आप एग्जांपल 4.1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे थ्री कॉलम कैश बुक में। जरा थ्री कॉलम कैश बुक में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था। थ्री कॉलम का कैश बुक का फॉर्मेट ये बनता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो थ्री कॉलम कैश बुक को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा जी, थ्री कॉलम कैश बुक आ गया। अब थ्री कॉलम कैश बुक को डिस्कस करने से पहले एक दो बातों को देख लेते हैं। अच्छा जी, थ्री कॉलम कैश बुक में क्योंकि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है क्या वो देख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आ गया डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट का पूरा तो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैं डिस्काउंट का ना आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझा देता हूँ कि आगे चल के अगर डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट की पूरी कहानी आपके सामने आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम बात करेंगे डिस्काउंट्स की।
डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं और एक को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, तो डिस्काउंट्स बच्चों हमारे पास हो गए दो तरह के। नंबर वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आ गया, और हमारे पास कैश डिस्काउंट आ गया। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज दिस डिस्काउंट विच इज गिवन टू अ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल। ट्रेड डिस्काउंट is given to customer at the at the time of sale. You can say that this is the bargaining discount at the time of sale. And the supplier make an invoice and the supplier make an invoice at the reduced amount. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होगा जो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट ऑन द स्पॉट डिस्काउंट, यू कैन से दिस on the spot, yeah, you can say this the bargaining discount. For for example, list price of a product is for example, for instance, list price is 100. So 100 is the list price, and the customer negotiate and success to be to get a 5% discount. तो कस्टमर ने निगोशिएशन की और निगोशिएशन के नतीजे में उसने क्या किया, 5% उससे डिस्काउंट ले लिया। तो इसका मतलब गेट 5% डिस्काउंट get 5% discount as a result of negotiation. तो निगोशिएशन करके हमने क्या किया, 5 जो परसेंट है वो हमने डिस्काउंट ले लिया। अगर हमने ये 5% डिस्काउंट ले लिया निगोशिएशन करके, अब बताएं कि हम जो अपना सप्लायर है यानी सॉरी जो शॉपकीपर है, अब शॉपकीपर को कितने पैसे देंगे और शॉपकीपर हमसे कितने पैसे लेगा? 5% डिस्काउंट, 100 पर 5% डिस्काउंट मिलना है। 100 का 5% 5 होगा, तो 5% मुझे डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब कह सकता हूँ दिस इज माई सेल, ये मेरी सेल होगी। जो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा वो 95 पे करूंगा, यानी कि ये जो सेल होगी ये मेरी सेल, ये इनवॉइस वैल्यू होगी, ये इनवॉइस वैल्यू पर होगी। इनवॉइस वैल्यू यानी कि जब मैं रसीद बनाऊंगा तो मैं रसीद कितने की काटूंगा, कितने की बनाऊंगा, $95 की रसीद बनाऊंगा। तो ये मेरी इनवॉइस वैल्यू है। हालांकि अगर वो मुझसे बार्गेनिंग ना करता, अगर वो मुझसे निगोशिएशन ना करता, तो मैंने वो $100 की बेचनी थी। तो उस केस में अगर मैं $100 की बेचता तो $100 मेरी इनवॉइस वैल्यू बनती, क्योंकि उसने क्या किया, बार्गेनिंग की। अच्छा, बार्गेनिंग ना भी किया, हमने वैसे उसको डिस्काउंट दे दिया 5% डिस्काउंट दे दिया। तो
अब जब 5% डिस्काउंट दे दिया तो हमने क्या किया, 5% पैसे $5 से लिए नहीं, तो नेट कितने पैसे लिए हमने, 95। ये 95 मेरी सेल इनवाइस होगी, और जो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड सेल ऑन दिस अमाउंट। ओके, ये बात याद रखनी है। यानी कि जो मैंने सेल रिकॉर्ड करनी है, क्या मैं 100 पे रिकॉर्ड करूंगा या 95 पे रिकॉर्ड करूंगा, तो उसका आंसर है आई विल रिकॉर्ड सेल ऑन 95, क्योंकि 100 तो मुझे मिले नहीं है ना, 100 तो मिले नहीं है, मुझे तो मिले 95 है। तो याद रखिएगा, वी विल रिकॉर्ड सेल ऑन 95। रिकॉर्ड सेल ऑन 95, हम 95 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करेंगे, ये बात कीमती है। ओके, तो ये हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में ये 5 जो है ये हमें आया ही नहीं है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री करते हैं, देयर इज नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ये बात याद रखनी है। ये जो 5 की है, नो एंट्री, नो एंट्री विल बी पास, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट दिस, we will never pass double entry in case of trade discount. So no double entry, no double entry, नो डबल एंट्री विल बी रिटर्न। ट्रेड डिस्काउंट के केस में कोई डबल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट के केस में अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो हम रिकॉर्ड किसके ऊपर करेंगे, लिस्ट प्राइस के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि इनवाइस वैल्यू जो सेल वैल्यू होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? सो द अदर डिस्काउंट इज द कैश डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, हमें ट्रेड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो मोहतरम है, रिस्पेक्टफुल है, वो कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए ये रिस्पेक्टफुल लगता है, क्योंकि अकाउंटेंट ने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो इसकी तो एंट्री रिकॉर्ड होगी। ट्रेड डिस्काउंट की नो डबल एंट्री विल बी रिटर्न, इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट है क्या, तो बिफोर गोइंग टू द कैश डिस्काउंट, तो हम कैश डिस्काउंट के कुछ नाम पढ़ लेते हैं। कैश डिस्काउंट्स के देखें, इतना अकाउंटेंट का मोहतरम है, तो अकाउंटेंट ने इसके इतने ज्यादा नाम भी रख दिए हैं, प्यार प्यार से इसको पुकारते रहते हैं। तो इस कैश डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट के बाद अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, द सेकंड नेम ऑफ दिस डिस्काउंट इज द अर्ली पेमेंट। अर्ली or you can say this early or prompt payment, early or prompt payment discount। तो ये जो हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है, ये हमारे पास अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट होता है। अगला सवाल होता है कि ये कब दिया जाता है। ठीक है, ये हम नॉर्मली देते हैं क्रेडिट कस्टमर को, कि वो हमें जल्दी पैसे दे दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उधार का जो माल लेकर गया है, एक कस्टमर ने हमसे उधार पे क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं, वो हमें जल्दी पैसे दे दे। तो उसे जल्दी पैसे लेने के लिए उसने कहा मैं 1 महीने बाद दूंगा। एक बंदा शख्स आया, उसने हमसे 500 की चीजें खरीदी, हमने कहा पैसे, तो उसने कहा सर पैसे भी नहीं है, आई विल गिव यू दी मनी आफ्टर 1 मंथ। तो उसने कहा 1 महीने बाद दूंगा। जैसे उसने ये लफ्ज कहा 1 महीने बाद दूंगा, हमने कहा यार 1 महीने तक तो मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, अब मैं क्या करूं, मैं उसको लालच दूंगा। मैं कहूंगा देखो भाई, अगर तुम पैसे 10 दिन के अंदर अंदर दे देते हो तो मैं तुम्हें फर्दर 5% डिस्काउंट दे दूंगा, फर्दर डिस्काउंट दे दूंगा, अगर तुम 5-10 दिन के अंदर पैसे देते हो। अब वो ये डिस्काउंट हासिल करने की खातिर क्या करेगा, वो पैसे जो उसने 1 महीने बाद देने थे वो हमें 10 दिन के अंदर अंदर अरेंज करके दे देगा, डिस्काउंट हासिल करने की खातिर, उसकी लालच में। तो दैट्स वाई वी नॉर्मली बिजनेस नॉर्मली गिव ट्रेड डिस्काउंट अलॉन्ग विद कैश डिस्काउंट, ताकि हमें जो क्रेडिट कस्टमर है, अच्छा कैश ट्रेड डिस्काउंट में तो कहानी खत्म हो जाती है ना, ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट में तो कैश
ट्रेड डिस्काउंट में तो क्रेडिट आता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो कैश ट्रांजैक्शन चलती है, कैश लिया कैश दिया, खत्म कहानी। तो ट्रेड डिस्काउंट में तो टेंशन नहीं है ना, मसला कैश डिस्काउंट में आता है। और नॉर्मली जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये क्रेडिट कस्टमर को दिया जाता है। डिस्काउंट नॉर्मली discounts normally given to discounts normally discounts normally given to discount is normally given to credit customer। ये क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, क्यों 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 दिया जाता है? टू पे अर्लियर, टू पे अर्लियर, ताकि वो जल्दी पैसे हमें दे दें, ताकि वो हमें जल्दी पैसे दे दें। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है जी, एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि a cash discount of 4% may be offered a cash discount of 6% कह लेते हैं। A cash discount of 6% may be offered to a customer may be offered to a customer if he pays within। अच्छा, यहाँ पे डेज मुख्तलिफ डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होगा। हमने 10 दिन का रख लिया। इफ ही पेज विदिन 10 days, otherwise he will pay full amount, otherwise he will pay full amount within 30 days, within 30 days that is you can see that is you can say this normal credit terms, normal credit term of the business। Okay, so let's assume invoice value क्या है? लिस्ट प्राइस हमारे पास 100 है। एम्प्लॉय हम अज्यूम करते हैं, कस्टमर अवेल्ड द डिस्काउंट, assume customer paid within 8 days। कस्टमर ने 8 दिन के अंदर अंदर ही पैसे पे कर दिए, 8 दिन के अंदर अंदर ही पैसे पे कर दिए, ठीक है। अगर कस्टमर ने 8 दिन के अंदर पैसे पे कर दिए तो देखिए हमने उसको कितना मार्जिन दिया था, हमने कहा अगर आप पे कर देंगे 10 दिन के अंदर तो 6% आपको फर्दर डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने तो 10 दिन क्या, उसने तो 8 दिन के अंदर पैसे पे कर दिए, तो इसका मतलब वो डिस्काउंट का हकदार हो गया। तो माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 100 का 6% करेंगे, दैट इज 6। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ से माइनस कर देंगे,
6 माइनस करने के बाद अब मुझे ये बताएं, हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 96। अब मुझे गौर से बताएं, मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा 100 पर या सेल रिकॉर्ड करूंगा 96 पर? मैं किस पर सेल रिकॉर्ड करूं, 100 पर या 96 पर? किस अमाउंट पर मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा? जैसे सेल की एंट्री क्या होती है, व्हाट्स द एंट्री ऑफ सेल? सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब मुझे ये बताएं यहाँ पर अमाउंट मैं क्या लिखूं, 100 लिखूं या 96 लिखूं? जी जनाब। यस स्टूडेंट, टेल मी। अच्छा जी, अब यहाँ से कौन सी अमाउंट हमने रिकॉर्ड करनी है? सेल, क्या मैं सेल 100 पे रिकॉर्ड करूँ या 96 पे रिकॉर्ड करूंगा? तो बच्चों यहाँ से गौर से बात सुननी है। अगर तो कैश डिस्काउंट है, तो मैंने कहा कैश डिस्काउंट अकाउंटेंट का क्या है, फेवरेट है, तो अकाउंटेंट इस कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री करेगा। सो वी विल रिकॉर्ड सेल ऑन 100। हम 100 पे सेल रिकॉर्ड करेंगे, 100 माइनस 6, 96 के ऊपर सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट के केस में ऐसा करेंगे हम, क्योंकि इस 5 की एंट्री नहीं होनी। अकाउंटेंट 95 को अपनी किताबों में लिखेगा एज अ सेल, यानी कि अकाउंटेंट ट्रेड डिस्काउंट केस में यहाँ पे जब एंट्री करेगा ना, डेटर तो आएगा नहीं, कैश रिसीव कर लिया ना, तो उसने कैश रिसीव किया 95 से और सेल उसने कर दी 95 से, तो अकाउंटेंट 95 ट्रेड डिस्काउंट में से करेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या करेगा, 96 नहीं बल्कि 100 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करेगा। सो द सेल विल बी दी 100, तो ये 100 होगी सेल। ठीक है, क्लियर? और ये जो 96 है इसका नाम क्या होगा, नेट सेल, ये नेट सेल होगी। और आपको पता है एंट्री नेट सेल के ऊपर नहीं, एंट्री सेल के ऊपर होगी। ठीक है, सो इसके ऊपर हम एंट्री करें, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था। ओके, क्लियर? ठीक है जी, आज के लिए इतना, आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, फिर कल इंशाल्लाह इसे ऑनवर्ड करेंगे।